आज हम पूरी तरीके से बहुत ही सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान क्या है। सबसे पहले शैक्षिक अनुसंधान को जानने से पहले हमें ये देख लेना आवश्यक है कि रिसर्च, जो कि मैंने इससे पहले की कक्षा में बताया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च, जैसे कि आप सभी को पता है कि रिसर्च एक वैज्ञानिकी प्रक्रिया है, और उस वैज्ञानिकी प्रक्रिया को मैंने इसके एक छोटे से फॉर्मूला, इसका छोटा सा फॉर्मूला मैंने बताया था, जो RD², रेनवल ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो ये जिस प्रकार से मैंने ये छोटा सा फॉर्मूला बताया था, उसी प्रकार से मैं इसके भी फॉर्मूले को मैंने तैयार किया है, और बहुत ही सरल भाषा में आप लोग जान सकेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है। तो बहरहाल, जब हम किसी भी रिसर्च की प्रक्रिया में, तो रिसर्च की प्रक्रिया जब वैज्ञानिक होती है, तो उसी वैज्ञानिकी प्रक्रिया को जब हम शोध की समस्या और शिक्षा की समस्या पर उसे व्यवस्थित या उसका समाधान निकालने के लिए प्रयोग में लाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी रिसर्च अर्थात वैज्ञानिकी प्रक्रिया को शिक्षा से संबंधित समस्या के निदान हेतु उस पर हम खोज निकालने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, तो शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक शोध कह देते हैं। अब जब शैक्षिक शोध, जब हमने देखा कि इस प्रकार शैक्षिक शोध है, मैंने आपको पूर्व की कक्षा में भी बताया था कि जब शैक्षिक शोध में 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक तो आवश्यकता, साधन और समस्या। मैंने आपको बताया था कि ये आवश्यकता हमारी जब बहुत तेज़ होती है या बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसके लिए हमारी समस्या भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि आवश्यकता के अनुकूल ही हमारी समस्या घटती या बढ़ती है। अगर आवश्यकता बहुत ज़्यादा है तो समस्या बहुत बड़ी होगी, अगर आवश्यकता कम हो जाती है उस दिशा में समस्या कम हो जाती है। अब अगर मान लीजिए कि आवश्यकता बहुत बड़ी है और हमारे पास साधन का बहुत ज़्यादा क्या है, घोर अभाव है, तो उस प्रक्रिया में हमारी जो समस्या होगी वो बहुत तेज़ी से विकास करेगी, अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर हमारी समस्या बड़ी हो, छोटी हो, मध्यम हो, मतलब नहीं है, लेकिन इस आवश्यकता के अनुकूल अगर हमारे पास उसके साधन भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो समस्या होगी वो क्या हो जाएगी, उसके सामने, आवश्यकता के सामने छोटी पड़ जाएगी, और वो समस्या हमारे लिए समस्या नहीं रहेगी। तो ये मूल चीज़ों को समझना आवश्यक होता है कि एक तो आवश्यकता, साधन और समस्या। अगर हमारे पास आवश्यकता है, उसके अनुकूल अगर साधन हैं तो समस्या घट जाएगी। अगर आवश्यकता हमारे पास है और उसके अनुकूल साधन नहीं हैं तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी। अब हम इसको आगे की दिशा में करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो जब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं शैक्षिक अनुसंधान के, तो इसका एक सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है PhD-CAG। अब PhD-CAG क्या है? तो PhD-CAG ये होता है P से प्रॉब्लम, ये हाइपोथेसिस, ये डिजाइन, ये PhD-CAG। तो प्रॉब्लम,
तो यहाँ पर प्रॉब्लम का मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, और ये जनरलाइजेशन, तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेप हैं, ये 6 स्टेप मुख्य रूप से ये 6 स्टेप हुआ करते हैं किसी भी शैक्षिकी अनुसंधान को करने में। तो सबसे पहले देख लेंगे PhD-CAG। P का मतलब है प्रॉब्लम, H का मतलब है हाइपोथेसिस, D का मतलब है डिज़ाइन, C का मतलब है कलेक्शन, A का मतलब है एनालिसिस और G का मतलब है जनरलाइजेशन। इसी को जब हम वास्तव रूप में देते हैं तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। अब इसका हम अगर हिंदी रूपांतरण करते हैं तो समस्या का चयन, दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस अर्थात प्रकल्पना का प्रतिपादन। अब ये डिजाइन ऑफ रिसर्च अर्थात शोध की रूपरेखा, कलेक्शन ऑफ डेटा अर्थात आंकड़ों का संग्रहण, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण, और फिर दिया है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन अर्थात निष्कर्षों का प्रतिपादन, निष्कर्षों का प्रतिपादन तथा सामान्यीकरण। अब आप इसका ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि किसी भी प्रकार के सभी में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन अगर हम एक शैक्षिक अनुसंधान की बात करेंगे तो ये 6 फॉर्मूले प्रायः पर लागू हो जाते हैं। अब जैसे आपने देखा PhD-CAG,
तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम अर्थात समस्या का चयन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस प्रकल्पना का प्रतिपादन, फिर डिजाइन ऑफ रिसर्च शोध की रूपरेखा, कलेक्शन ऑफ डेटा आंकड़ों का संग्रहण, एनालिसिस ऑफ डेटा आंकड़ों का विश्लेषण, और फिर फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन अर्थात निष्कर्षों का प्रतिपादन तथा सामान्यीकरण। अब जब हम इसे शैक्षिकी मुद्दों पर देखते हैं तो शैक्षिकी मुद्दों पर हम देखते हैं तो इसमें इसको हम पहले क्लीन कर देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है प्रॉब्लम। तो जब हम किसी भी शैक्षिक अनुसंधान में जाते हैं और रिसर्च करने जाते हैं एक शोधकर्ता के रूप में, तो हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले एक टॉपिक आता है, टॉपिक आती है। एक शैक्षिक अनुसंधान को करने में सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है, और टॉपिक को हम टॉपिक न कह करके उसको क्या कह देते हैं? समस्या कह देते हैं। समस्या क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए केवल टॉपिक नहीं है बल्कि एक समस्या है, और उन्हीं समस्याओं को लेकर के हम क्या करेंगे? उसका समाधान करने के लिए पूरी शोध करेंगे। तो इसी के कारण से वो टॉपिक न कह करके हम इस शैक्षिक अनुसंधान में उसको समस्या कहते हैं। अब जब समस्या हमारे पास आ गई तो समस्या भी अब अगर देखेंगे तो क्या ये जो पी था अर्थात प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, तो क्या समस्या का चयन ही एकमात्र सबसे पहला विकल्प है? ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले शैक्षिक अनुसंधान में हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान में हम किस जगह पर हम खोज करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो क्षेत्र का चयन हम करते हैं। तो क्षेत्र जैसे हमारे लिए शिक्षा क्षेत्र है, उस शिक्षा क्षेत्र में भी किस विषय को लेकर के या किस समस्या को लेकर के हम जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, गणित है, एजुकेशन है, बहुत सारे विषय हैं। तो हम किस समस्या को लेकर के उसका समाधान कर सकते हैं वो हमारी ताकत या हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो जब हमारी ताकत या हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है तो सबसे पहले हम उसके क्षेत्रों का चयन करते हैं, फिर उसके सब्जेक्ट का चयन करते हैं, फिर हम किस फील्ड में जा कर के कहाँ पर कौन सा रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो हम कौन सी समस्या को लेकर के हम उसका समाधान कर सकते हैं, ये जब हम अपनाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर एक समस्या आ जाती है कि बालक एवं बालिका के रुचि का अध्ययन। तो रुचि का अध्ययन जब आता है तो बालक एवं बालिका के, अब कोई भी मान लीजिए कि रुचि किस विषय पर आप देते हैं, तो वो रुचि मान लीजिए कि किसी भी विषय पर, चाहे अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जीव विज्ञान वगैरह वगैरह, वो किसी में भी आ सकता है। तो जब हम ये देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कि समस्या आ गई, तो शैक्षिक अनुसंधान में मूल रूप से हम किसी भी प्रकार से किसी एक टॉपिक का चयन कर लेते हैं। वो कौन सा टॉपिक होता है? शिक्षा से संबंधित टॉपिक होता है, और शिक्षा से संबंधित टॉपिक का हम एक चयन कर लेते हैं और उस पर उसका अध्ययन करते हैं। अब आज की कक्षा हम यहीं पर सीमित करते हैं, और फिर आगे की कक्षा में इससे आगे की कक्षा हम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।